नाउ बच्चों नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसको कहा जाता है पॉलिनेशन। नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसको क्या कहा जाता है, पॉलिनेशन। अब आ रही है क्या आवाज बच्चों? यस सर, आ रही है। ओके, नाउ हम लोग अब नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसको कहा जाता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को उर्दू में कहा जाता है जेरगी का अमल। पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है, जेरगी, या हम कहेंगे उसको अमले जेरगी। पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है, अमले जेरगी। तो हमने जो लास्ट हिस्से थे या लास्ट जो टॉपिक थे उसमें क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि फूलदार जो पौधे होते हैं उसमें होता है नर और उसमें होता है मादा गैमेट्स। और ये जो नर और मादा गैमेट्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, तो नर में होता है पोलन ग्रेन। जो नर होते हैं उनमें क्या होता है, नरों में होता है पोलन ग्रेन। और जो मादा होती है और उस मादा में क्या होता है, मादा में होता है एम्ब्रियो सैक। मादा में क्या बनता है, एम्ब्रियो सैक। तो एग्जाम में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे जाके यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो नर फूल होंगे या जो मादा फूल होंगे उसमें क्या बनेगा। तो अक्सर हमको सुनने की आदत होती है एग बनेगा, एग बनेगा, एग बनेगा, अंडा बनेगा, अंडा। तो अक्सर बच्चे है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये बात याद रखना, आप एग्जामिनेशन में 4 ऑप्शंस रहते हैं, 4 में से एक ऑप्शन रहता है एम्ब्रियो सैक और एक ऑप्शन रहता है एग। क्योंकि हमने एनिमल के अंदर बार बार फीमेल के अंदर एग बनता है, फीमेल के अंदर oocyte बनता है, ये सुना रहता है। तो हम भूल जाते हैं कि प्लांट में उसको एग नहीं बोलते, प्लांट में वहां पर उसको क्या बोला जाता है, प्लांट में उसको बोला जाता है एम्ब्रियो सैक। प्लांट में उसको क्या बोला जाता है, एम्ब्रियो सैक। तो ये याद रखना, ये बहुत छोटी सी मिस्टेक है लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक बनती है जब मार्क कट हो जाते हैं। तो इसको याद रखना कि नर के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन, और मादा के अंदर क्या होते हैं, एम्ब्रियो सैक। क्योंकि दोनों किस्म के गैमेट्स गैर मुतहर्रिक होते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिए कि पोलन ग्रेन और एम्ब्रियो सेल वो ये दोनों भी जो है ये कैसे हैं, गैर मुतहर्रिक। गैर मुतहर्रिक मतलब इसको हम क्या कहेंगे, नॉन मोटाइल। क्या कहते हैं इसको, नॉन मोटाइल। अगर इसी को अगर थोड़ी देर के लिए फॉर एग्जांपल अगर हम एनिमल के अंदर बात करें, एनिमल के अंदर बात करें तो एनिमल के अंदर क्या होते हैं, एनिमल के अंदर होते हैं स्पर्म सेल और एनिमल के अंदर क्या होते हैं, एग सेल। स्पर्म सेल और एग सेल के अंदर से इन दोनों के अंदर अगर बात करें तो एनिमल के अंदर ये कैसा होता है, स्पर्म स्पर्म होता है मोटाइल। स्पर्म कैसा होता है, मोटाइल। और एग होता है नॉन मोटाइल। एग कैसा होता है, नॉन मोटाइल। बट इन केस ऑफ प्लांट, प्लांट की केस में क्या होता है, प्लांट की केस में दोनों भी गैर मुतहर्रिक होते हैं। प्लांट की केस में दोनों भी गैर मुतारिक होते हैं, प्लांट की केस में दोनों भी नॉन मोटाइल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्यों समझा रहा हूँ, ये आपको आगे और क्लियर होगा। तो यहाँ बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जो जेरगी का अमल होता है, जो पॉलिनेशन का अमल होता है, तो फूलदार पौधों में जब ये अमल होता है तो फूलदार पौधों के अंदर नर गैमेट्स है, फूलदार पौधों के अंदर मादा गैमेट है। नर के अंदर पोलन ग्रेन है, मादा के अंदर एम्ब्रियो सैक है, और दोनों भी गैर मुतहरिक है। गैर मुतहरिक का मतलब क्या है, कोई बता सकता है कि गैर मुतहरिक का मतलब क्या है? इसमें हरकत ना हो, मतलब वो खुद अपनी जगह, बस हाँ वो खुद एक जगह से दूसरी जगह खुद नहीं जा सकते। गैर मुतहरिक का मतलब क्या है, वो खुद अपनी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कोई एजेंट की जरूरत पड़ेगी, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किसी और की नीड उनको पड़ती है। इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, गैर मुतहर्रिक। ठीक है, इसलिए बार आवरी यानी जब फर्टिलाइजेशन का अमल होगा, बार आवरी के लिए उन्हें एक दूसरे के पास आना पड़ता है। तो और इससे बड़ा कहेंगे कि उनको लाना पड़ता है। और ये कैसे होता है, कैसे हासिल होता है, हम उसको देखने वाले हैं। नाउ जेरगी अमल बारावरी के हुसूल का तरीका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिए कि जेरगी का अमल क्या है। जेरगी ये अमल बारावरी के हुसूल का तरीका है।
जब तक जेरगी नहीं होंगी तब तक अमले बारावरी नहीं होंगी। अमले बारावरी का मतलब क्या होता है? अमले बारावरी मतलब फर्टिलाइजेशन। अमले बारावरी का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत बेसिक समझना है कि जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन, तब तक कौन सा प्रोसेस? पॉलिनेशन अगर होता है तो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन होता है तो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर आगे क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, आगे जाके क्या बनेगा? सीड बनेगा। ये हम आगे देखेंगे। तो सिंपल यहाँ पर याद रखना है कि जेरगी ये अमले बारावरी के हुसूल का क्या है? एक तरीका है, एक प्रोसीजर है। अब होता क्या है यहाँ पर? यहाँ पर यह होता है कि एक पिस्टिल के स्टिग्मा, एक पिस्टिल के स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन की मुंतकिली के अमल को कहा जाता है पॉलिनेशन। एक पिस्टिल के स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन की मुंतकिली के अमल को कहा जाता है पॉलिनेशन। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम देखिए, मैंने यहाँ बताया ये स्टमन है, ठीक है, ये स्टमन है, ये स्टमन का क्या है? एंथर है। इस एंथर के अंदर क्या है? पोलन ग्रेन। अब इस पोलन ग्रेन को अगर इस स्टिग्मा तक लाया जाए तो इस अमल को क्या कहा जाएगा? पॉलिनेशन। तो बेसिक कंसेप्ट याद रखना है। पॉलिनेशन का या जेरगी का मतलब क्या है? जेरगी का मतलब ये है कि पिस्टल तक, पिस्टल के स्टिग्मा तक पोलन को लाने के अमल को पॉलिनेशन कहा जाता है। स्टिग्मा, पिस्टल के स्टिग्मा तक पोलन को लाने के अमल को क्या कहा जाएगा? पॉलिनेशन, जेरगी का अमल। फिर क्या होगा आगे? तो आगे जाके फर्टिलाइजेशन का अमल हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन का अमल की वजह से सीड बनेगा, सीड की वजह से आगे क्या बनेगा? प्लांट बनेगा, प्लांट की वजह से क्या बनेगा? फ्लावर बनेंगे। फिर ये अमल वापस से दोबारा चालू हो जाएगा। तो यहाँ बहुत अच्छे से याद रखना कि स्टमन के अंदर जो पोलन बनता है, उस पोलन को पिस्टल के स्टिग्मा तक लाने का काम जो होता है, उस अमल को कहा जाता है पॉलिनेशन। नाउ फूलदार पौधों के अंदर, ऐसे पौधे जिनके अंदर फूल होता है, उनके अंदर ये जो जेरगी है का हुसूल ये मुख्तलिफ और हैरान कर तरीके से अपनाए जाते हैं। यानी अलग अलग टाइप के पॉलिनेशन के अमल है, अलग अलग तरीके से पॉलिनेशन होता है। और इस पॉलिनेशन की वजह से जेरगी के हुसूल, जो पॉलिनेशन का अमल होता है या पॉलिनेशन के अमल को अगर करवाना है, तो एक तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, यानी वो खुद से करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ जगह पर वो कुछ एजेंट्स को यूज करेंगे, बाहर के एजेंट्स को यूज करेंगे, एक्सटर्नल एजेंट्स को यूज करेंगे। जैसे हमारे पास कुछ सामान लेकर आना है, तो हर वक्त हम हमारे पास गाड़ी नहीं रख सकते क्योंकि हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं? किराए पे गाड़ी लेते हैं या हम किसी की मदद ले लेते हैं। तो इसी तरह से फ्लावर के अंदर भी होता है। फ्लावर क्या करते हैं? अपने पोलन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, यानी एंथर के पास से किसी प्लांट के स्टिग्मा तक भेजने के लिए क्या करते हैं? अलग अलग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये बहुत हैरान कर अमल है कि एक फ्लावर को अपना फर्टिलाइजेशन, अपना पॉलिनेशन करवाना है, तो वो किस तरह से प्रोसीजर को परफॉर्म करता है, किस तरह से वो इन्वायरमेंट से फायदा उठाता है। तो यहाँ पर यही है कि जेरगी के हुसूल के लिए बैरूनी एजेंट्स का सहारा लिया जाता है। क्या आप मुमकिन बैरूनी एजेंटों की फहरिस्त तैयार कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पॉलिनेशन के जो एजेंट्स है वो दो तरह के, एक है अबायोटिक फैक्टर और एक है बायोटिक फैक्टर। अबायोटिक फैक्टर का मतलब क्या है? अबायोटिक मतलब गैर हयातियाती यानी गैर जानदार, और अब बायोटिक का मतलब जानदार। बायोटिक का मतलब क्या है? जानदार या हयातियाती। तो जो जिंदा रहते हैं वो फैक्टर, और जो गैर जानदार होते हैं जिनके अंदर कोई जान नहीं होती वो फैक्टर। तो बेसिकली क्या है कि गैर जानदार फैक्टर में कौन कौन है? वाइंड यानी हवा। हवा आपको मालूम है, अगर आपने कभी देखे हो कि अभी सब फॉर एग्जाम्पल अभी बरसात का बारिश हुई है, इससे पहले एक अमल आता है, तो अक्सर ये होता है कि हवाएं बहुत तेज चलती है, तो हम बोलते हैं कि हवाएं तेज चढ़ी, इसका मतलब बारिश आने वाली। इसका एक और मतलब क्या होता है? इसका एक और मतलब ये होता है कि वो जो फ्लावर डेवलप हो गए, उन फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन का अमल होने वाला है, और उस हवा की वजह से क्या हो रहा है? उस हवा की वजह से वो पोलन एक जगह से कहाँ
दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से इन्वायरमेंट उनकी हेल्प करता है। तो हवाएं चलती है, तो वो हवाएं जो चलती है वो क्यों चलती है? वो इसलिए चलती है ताकि वो पोलन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाए। उसके बाद देखिए बारिश होती है, और बारिश होने के बाद आप देखते हैं कि फ्लावर प्लांट उस जगह से हो गए जहां पर आपने सोचा भी नहीं। आप सोचते हैं कि यार यहाँ पर सीड किसने डाला होगा, यहाँ पर बीज किसने लाया होगा। तो बेसिकली ये जो सीड, ये बीज आपको, मतलब कहीं पर आपको प्लांट अगर या पौधा अगर ग्रो होते हुए दिखता है या आपको डेवलप होते दिखता है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर हवा के जरिए पॉलिने वहां पर हवा के जरिए पोलन ग्रेन आए, और वहां पर कहीं ना कहीं क्या अवेलेबल था? वो एम्ब्रियो सैक अवेलेबल था, और उस एम्ब्रियो सैक के अवेलेबल होने की वजह से अब वहां पर क्या हो गया? अमले जेरगी हो गया, पॉलिनेशन का अमल हो गया, उसके बाद फर्टिलाइजेशन का अमल हो गया, उसके बाद सीड डेवलप हुआ, और उसके बाद एक पौधा बना। तो एक तो फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं अबायोटिक फैक्टर। दूसरा फैक्टर होता है वाटर। दूसरा फैक्टर क्या होता है? वाटर। तो अभी आप देख लीजिए कि बारिश के बाद आपने है ना बहुत सारी जगह पे नए नए पौधे उगते हुए देखे होंगे। तो ये नए नए पौधे क्यों उगे? क्योंकि वाटर के जरिए भी जब पानी बह रहा था तो उसने कई सारे पोलन अपने साथ लिया होगा, और वो पोलन पोलन उसके साथ बहते हुए चले गए होंगे। और जिस भी पोलन को जहां पर भी कोई एम्ब्रियो सैक के साथ इंटरेक्शन मिल गया, उसके साथ उसने इंटरेक्शन कर लिया, एंड देन वहां फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर वहां सीड डेवलप हुआ, उसकी वजह से वहां पर एक पौधा बन गया। तो इस प्रोसेस को याद रखिए। फिर इसी तरह से बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में होती है बर्ड्स, बायोटिक फैक्टर में होते हैं इंसेक्ट्स, बायोटिक फैक्टर में होते हैं बैट। बेसिकली बर्ड, इंसेक्ट, बैट ये क्या करते हैं? ये अपनी ग़िज़ा हासिल करने के लिए फ्लावर के ऊपर जाकर बैठते हैं। लेकिन जब ये फ्लावर के ऊपर, उस फूल के ऊपर जाके बैठते हैं, तो उस फूल के जो पोलन है वो या तो उनके परों को लग जाएंगे या उनके पैरों को लग जाएंगे, और जब ये किसी और फ्लावर पे जाके बैठेगा तो वहां पर वो पोलन गिर जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि दो तरह से पॉलिनेटिंग एजेंट्स काम करते हैं। एक होते हैं अबायोटिक और दूसरे होते हैं बायोटिक। अबायोटिक में दो नाम याद रखना है, और बायोटिक में तीन नाम रखना है। ठीक है ना बच्चों? पोलन के जरिए की बुनियाद पर जेरगी को तीन किस्मों में बांटा गया है। अब ये जो जेरगी का अमल है, अमल जेरगी, ये जो अमल जेरगी है, तो अमल जेरगी को तीन ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। अमल जेरगी को तीन प्रोसेस में, एक है ऑटोगेमी, एक है जीटेनोगेमी, और एक प्रोसेस इसको कहा जाता है जीनोगेमी। तीन प्रोसेस है। तो जो अमल जेरगी है, अमल जेरगी तीन तरह से होती है। अमल जेरगी की कितनी किस्में हैं? तीन किस्में हैं। और ये तीनों किस्में किस बेसिस पे हैं? ये तीनों किस्में हैं पोलन के जरिए। पोलन का सोर्स, पोलन कहाँ से आ रहा है? पोलन सेम फ्लावर से आ रहा है, पोलन किसी और फ्लावर से आ रहा है, इस तरह से। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि अमल जेरगी का या पॉलिनेशन का जो अमल है वो तीन तरह से होता है। तीन किस्मों में उसको डिवाइड किया हुआ है। एक किस्म है ऑटोगैमी, एक किस्म है जिटेनोगैमी, और एक किस्म है जीनोगैमी। और ये तीनों भी किस्में किस बुनियाद पे है? ये तीनों भी टाइप की बुनियाद क्या है, ये तीनों भी टाइप की बेस क्या है? तो ये है पोलन का जरिया। क्या है ये? पोलन का जरिया। कि पोलन कहाँ से आ रहा है, पोलन कहाँ से आ रहा है का मतलब क्या है? कि ये सेम फ्लावर का ही पोलन है या किसी और फ्लावर का पोलन है। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि एक ही फ्लावर के अंदर पिस्टल भी होता है और एक ही फ्लावर के अंदर स्टमन भी होता है। एक ही फ्लावर के अंदर नर यानी गायनोशियम पार्ट होता है और एंड्रीशियम पार्ट होता है, यानी फीमेल पार्ट भी होता है और मेल पार्ट भी होता है। फीमेल और मेल होने के बाद दो अलग अलग होने के ऑर्गन होने के बाद उनके बीच में जब अमल होता है तो उसको हम कहते हैं सेक्सुअल डेवलपमेंट। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सेम फ्लावर के नर और मादा के बीच में होगा या किसी और फ्लावर का नर रहेगा या किसी और फ्लावर का मादा रहेगा। तो इस बेसिस पे अमल जेरगी को तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, तीन किस्मों में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? मरियम, आयशा, सानिया? ओके। नाउ नाउ सबसे पहला हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं जिसको कहा जाता है ऑटोगेमी। पहला प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं जिसको क्या कहा जाता है? ऑटोगेमी। नाउ व्हाट इज मीन बाय ऑटोगेमी? ऑटोगेमी में क्या होता है? ये जो जेरगी का अमल है,
इस किस्म में एक ही फूल का क्या होगा, नर, और एक ही फूल का मादा हिस्सों के दरमियान क्या होता है, जेरगी हासिल होती है। यानी यहाँ पोलन है, ये एक ही फ्लावर है, इसी फ्लावर का स्टमन, इसी फ्लावर का पिस्टल। तो अब इसका एंथर और इसका स्टिग्मा, इसी फ्लावर के पोलन निकलेंगे और कहाँ पर जाके बैठ जाएंगे, स्टिग्मा के ऊपर। जब इस तरह का अमल होगा जिसमें सेम फ्लावर के पोलन और सेम फ्लावर के स्टिग्मा, एक ही फूल के पोलन है और एक ही फूल का स्टिग्मा है, इन दोनों के दरमियान अगर इंटरेक्शन होता है तो इस अमल को कहा जाता है ऑटोगैमी। क्या कहा जाता है इसको, ऑटोगैमी। ऑटो मतलब खुद का, ऑटो का मतलब है ना, ऑटो, ऑटो मतलब सेल्फ, खुद का। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है वो क्या है, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है, गैमी मतलब गैमेट्स, या जो वर्ड है इसको याद रख लिए, ऑटोगैमी। ये जो गैमी वर्ड है ये कहाँ से आया, गैमेट्स। यहाँ पर दो गैमेट है, एक गैमेट है पोलन और एक गैमेट है, एक पोलन है और दूसरा क्या है, एम्ब्रियो सैक। तो और किसके है ये, सेम फ्लावर के, इसलिए इसका नाम क्या बन गया, ऑटोगैमी। सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर के, इसलिए प्रोसेस का नाम क्या बन गया, ऑटोगैमी। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखना है कि एंथर से इसी फूल के स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन की मुंतकिली होती है, और उसकी जो शक्ल है यहाँ पर बताया गया, ठीक है, ये उसका डायग्राम है। एक आम फूल जो खिलता है, ऐसा फूल जो आमतौर पे खिलता है और अपने एंथर और स्टिग्मा को क्या करता है, अया करता है, इसमें मुकम्मल ऑटोगैमी बहुत कम होती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिए आप। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ऐसा फूल जो खिलता है, जो फूल खिलेगा उसके अंदर तो स्टिग्मा भी होगा, एंथर भी होगा, और वो दोनों भी ओपन रहेंगे, लेकिन उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होने के चांसेस कम रहेंगे। तो मुकम्मल ऑटोगैमी के चांसेस हमेशा कम होते हैं, इसको याद रखिए कि जो मुकम्मल ऑटोगैमी होती है वो हमेशा बहुत कम होती है। हमेशा सेम फ्लावर के पोलन और हमेशा सेम फ्लावर के एम्ब्रियो सैक, इनके बीच में इंटरेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि फ्लावर के अंदर वेरिएशन है, हमेशा सेम कलर के फ्लावर हमको नहीं देखने को मिलते, फ्लावर के अंदर कुछ तब्दीलियां होती है। अगर ऑटोगैमी ज्यादा होती तो हमको पूरी दुनिया में एक जैसे ही फ्लावर देखने को मिलते, एक जैसे ही पौधे देखने को मिलते। जैसा इंसान है, इंसानों के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, वेरिएशन। इसी तरह से जो फूलों के अंदर वेरिएशन देखने को मिलता है वो क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि उनके अंदर कम से कम ऑटोगैमी होती है। इस कंसेप्ट को मैं आगे और इलेबोरेट करूंगा और समझाऊंगा, बट आप इस स्टेटमेंट को आप याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में, नीट एग्जाम में इस तरह के स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। तो आपने इसको याद रखना कि अगर एक फूल पूरा खिलता भी है, उसके एंथर और स्टिग्मा अगर ओपन भी होते हैं, तो उसमें ऑटोगैमी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत लेस होते हैं। फिर होता क्या है, ऐसे फूल को पोलन ग्रेन्स के निकलने और स्टिग्मा के उन्हें कबूल करने की कैफियत में हम आहंगी की जरूरत होती है। ऐसा क्यों होता है, तो उसकी वजह ये होती है कि उनके अंदर हम आहंगी नहीं होती। हम आहंगी का मतलब क्या है, जब पोलन ओपन हुई, सॉरी, जब एंथर ओपन होगा जरूरी नहीं है कि उसी वक्त स्टिग्मा ओपन होगा। जब पोलन मैच्योर होगा जरूरी नहीं है उसी वक्त स्टिग्मा मैच्योर होगा। दोनों के मैच्योरेशन का पीरियड, दोनों के बुलूगत का पीरियड अलग अलग हो सकता है, इसलिए उनके अंदर ऑटोगैमी कम होती है। हो सकता है कि एंथर पहले मैच्योर हो जाए, उसके बाद स्टिग्मा मैच्योर हो सकता है कि पहले स्टिग्मा या पिस्टल मैच्योर हो जाए, उसके बाद एंथर मैच्योर हो, इसलिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम होता है। तो इसको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ऑटोगैमी बहुत कम क्यों होती है, तो उसका वजह है क्योंकि उनके अंदर बहुत कम आहंगी, बहुत कम हम आहंगी होती है। इसलिए अगर उनके दरमियान में ऑटोगैमी यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन की जरूरत है, तो दोनों ने एक साथ मैच्योर होना। अगर इसका पोलन मैच्योर हुआ तो इसका एम्ब्रियो सैक भी सेम टाइम पर मैच्योर होना चाहिए, तभी उनके बीच में ऑटोगैमी क्या हो सकती है, ज्यादा। बच्चों ये लेक्चर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, एक मिनट से भी कम का टाइम है। दूसरी लिंक जो मैंने शेयर किया हुआ है उसके जरिए आपको दोबारा लेक्चर को अटेंड करना है, ठीक है। तो ये लेक्चर अभी 1 मिनट से कम का टाइम है, कभी भी डिस्कनेक्ट हो सकता है।
तो हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो नए लेक्चर में करेंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि ऑटोगैमी के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसकी पहली वजह क्या है? उसकी पहली वजह ये है कि पोलन ग्रेन और स्टिग्मा, इनकी जो मैच्योरेशन का टाइम है, इनके डेवलपमेंट का जो टाइम है, इनके बुलूगत का जो टाइम है किया था। तो बेसिकली हमने ऑटोगेमी डिस्कशन किया था, और ऑटोगेमी में हमने कहा था कि यहाँ बेसिकली क्या होता है। ऑटोगेमी में ये होता है कि प्लांट होता है, सॉरी एक फ्लावर होता है, उस फ्लावर का स्टिग्मा होगा और उस फ्लावर का क्या होगा? एंथर। तो ये जो एंथर है, ये एंथर क्या प्रोड्यूस करेगा? ये एंथर प्रोड्यूस करेगा पोलन, और ये पोलन कहाँ पर जाएगा? स्टिग्मा। जब इस तरह से पॉलिनेशन होता है तो उस पॉलिनेशन के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑटोगैमी। क्या कहा जाता है उसमें? ऑटोगैमी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज हमने उसको डिस्कशन किया था कि हर वक्त ऑटोगैमी क्यों नहीं हो सकती। कोई भी एक फ्लावर है, उस फ्लावर के अंदर ऑटोगैमी कम होती है या क्यों नहीं हो सकती, तो उसका बड़ा रीजन क्या था कि एंथर का डेवलपमेंट और पिस्टल का डेवलपमेंट, या हम ये कहेंगे कि स्टेमन का डेवलपमेंट और पिस्टल का डेवलपमेंट, या एंथर का डेवलपमेंट और स्टिग्मा का डेवलपमेंट, ये दोनों भी एक साथ नहीं होता। या हम ये कहेंगे कि जो पोलन का निकलने का वक्त है, पोलन के निकलने का जो वक्त है, उस वक्त स्टिग्मा मैच्योर नहीं है। जैसा आपने किसी को कॉल किया, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से कॉल किया, अब आपने जैसे उसको कॉल किया लेकिन वो सामने वाला रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है या रिसीव नहीं कर सकता, तो आपकी बात नहीं होगी। आपने तो कॉल किया था लेकिन वो रिसीव करने के काबिल नहीं था, इसलिए क्या होगा? कॉल नहीं होंगी, मतलब इंटरेक्शन नहीं होगा। तो इसी तरह से फ्लावर के अंदर ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है ऑटोगैमी का। यह ऑटोगैमी हमेशा कम होती है। क्यों होती है? तो उसकी वजह है कि दोनों भी पोलन और स्टिग्मा, इन दोनों का जो मैच्योरेशन का टाइम है, इनके डेवलपमेंट का जो टाइम है, वो टाइम अलग अलग है। दूसरा रीजन हमारा उस दिन रह गया था। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा एक और दूसरा दूसरा रीजन क्या है कि एंथर और स्टिग्मा, एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे से करीब होना चाहिए ताकि जेरगी का अमल वाक़ हो। अब जेरगी का अगर अमल होना है ऑटोगैमी के प्रोसेस के लिए, तो जरूरी ये है कि स्टिग्मा और एंथर ये दोनों भी एक दूसरे के करीब में होना, तभी जाके एंथर में से जो पोलन है वो किसके ऊपर गिरेगा? स्टिग्मा के ऊपर। और हर जगह ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, हर जगह ऐसा होना मुमकिन नहीं है कि स्टिग्मा और एंथर एक ही जगह पर हो, या एक ही उन दोनों एक दूसरे से इतने करीब हो कि जितने भी पोलन उस एंथर से गिरेंगे वो पोलन जाके कहाँ पर गिरेंगे? स्टिग्मा के ऊपर। तो यहाँ पर बहुत बेसिक याद रखना कि ऑटोगैमी कम क्यों होती है। तो ऑटोगैमी कम होने की पहली वजह यह है कि एंथर और स्टिग्मा, इन दोनों का जो डेवलपमेंट का, जो इनके मैच्योरेशन का टाइम है, वो अलग अलग है, उनके बीच में हम आहंगी नहीं है। दूसरा, वो हमेशा वो ऑटोगैमी कम क्यों होती है? तो उसकी वजह यह है कि हमेशा दोनों ने करीब करीब होना चाहिए, और जरूरी नहीं है कि वो हमेशा करीब रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से ऑटोगैमी क्या होती है? कम होती है। ठीक है बच्चों। ना अब होता क्या है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं, यानी बांस पौधे ऐसे होते हैं, बांस पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है? बांस पौधे जैसे वायोला, बांस पौधों में एक है वायोला, और दूसरा एक और पौधा है वायोला, और जिसको हम कहेंगे कॉमेलिना। एक एक फ्लावर कौन है? कॉमेलिना। एक है ऑक्जेलिस। तो ये तीन फ्लावर है, एक है वायोला, एक है ऑक्जेलिस और एक है कॉमेलिना। ये दो किस्म के फूल होते हैं। क्या होते हैं? ये दो किस्म के फूल होते हैं। अब इनमें दो किस्म के फूल कैसे होते हैं? तो एक होता है जिनको कहा जाता है कैस्मोगेमस फूल। क्या कहा जाता है उनको? कैस्मोगेमस फ्लावर, कैस्मोगेमस फ्लावर। और दूसरा जो फ्लावर होता है उसको कहता है क्लेस्टोगेमस। दूसरा जो फ्लावर होता है उसको क्या कहा जाता है? क्लेस्टोगेमस फ्लावर। यहाँ एक कंसेप्ट समझिए कि ऑटोगैमी का प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं। ऑटोगैमी के अंदर हमने पढ़ा कि हमेशा क्या होना चाहिए? एंथर और स्टिग्मा ये एक ही जगह पर होना चाहिए, एक ही फ्लावर में होना चाहिए। लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनके अंदर दो टाइप के फूल होते हैं, जिनके अंदर दो टाइप के फूल होते हैं। एक फूल जो होता है उसको कहा जाता है कैस्मोगैमस फूल या कैस्मोगैमस फ्लावर। अब इस कैस्मोगैमस फ्लावर की खास बात क्या है कि इनके एंथर और स्टिग्मा खुले हुए होते हैं। इनके जो एंथर होंगे और इनके जो स्टिग्मा ये खुले हुए का मतलब यहाँ पर देखिए,
ये जो फ्लावर है ये क्या है, ये फ्लावर खुला हुआ है, इसके जो पेटल्स है वो एक दूसरे से अलग है। तो अब इन पेटल के अंदर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा एंथर और यहाँ पर होगा स्टिग्मा। तो ये फ्लावर क्या है, ओपन है। तो जो फ्लावर ओपन होते हैं उनको कहा जाता है कैस्मोगैमस फूल। जो फ्लावर ओपन होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कैस्मोगैमस फूल। और साथ ही साथ इन पौधों के ऊपर ऐसे भी फूल होते हैं जिनको कहा जाता है क्लास्टोगैमस फूल। क्लास्टोगैमस में क्या होता है कि इनके अंदर एंथर और स्टिग्मा कभी नहीं खुलते, इनके अंदर स्टिग्मा और एंथर कभी भी नहीं खुलते। जैसा यहाँ पर ये देखिए, ये बंद है, ये फ्लावर बंद है, ये फ्लावर बंद है, ये फ्लावर बंद है, ये फ्लावर बंद है। तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ और अच्छे से समझ में आएगा आपको, क्लास्टोगैमस फ्लावर। तो यहाँ दो तरह के फ्लावर है, एक फ्लावर वो है जो खुले हुए हैं और एक फ्लावर वो है जो बंद है। खुले हुए फ्लावर में क्या है कि एंथर भी और स्टिग्मा भी अवेलेबल है, लेकिन जो बंद फ्लावर है उसमें भी स्टिग्मा और एंथर अवेलेबल है, लेकिन वो बंद कंडीशन में, वो खुली हुई कंडीशन में और ये बंद कंडीशन में। अब इस कंडीशन में ऑटोगैमी कैसा होगा, और ऑटोगैमी होगा तो क्या होगा यहाँ पर। तो ऐसे जो फ्लावर होते हैं, ऐसे जो फ्लावर होते हैं, ऐसे फूलों में एंथर्स फटते हैं, तो जेरगी लाने के लिए पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के रास्ते में आती है। अब ऐसे फ्लावर में क्या होगा, यानी जो क्लस्टोगैमस फ्लावर है उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर ये होगा कि जैसे ही एंथर फटेगा तो पोलन निकलेंगी, और क्योंकि वो जो क्लोज कंडीशन है, जो बंद कंडीशन है, उसमें स्टिग्मा ऑलरेडी अवेलेबल है, तो डायरेक्टली पोलन ग्रेन कहाँ पर जाएंगी, पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर ही जाएंगी। उसकी वजह से हमेशा क्लिस्टोगैमस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑटोगैमी। उनके अंदर हमेशा क्या देखने को मिलेगा, ऑटोगैमी। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बस क्लिस्टोगैमस हमेशा ही ऑटोगैमस होते हैं। इसलिए एग्जाम में याद रखना, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस में ऑलवेज शोज क्या शो करते हैं, ऑटोगैमी। हमेशा वो क्या शो करेंगी, ऑटोगैमी। यानी क्लिस्टोगैमस ऐसे फ्लावर है जिनके अंदर हमेशा ऑटोगैमी देखने को मिलेंगे। ऑटोगैमी का मतलब क्या है, उसी फ्लावर का एंथर, उसी फ्लावर का पोलन और उसी फ्लावर का स्टिग्मा, हमेशा इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, हमेशा इनके बीच में पॉलिनेशन होगा। तो क्लिस्टोगैमस क्योंकि हमेशा बंद रहते हैं, अब ये बंद कंडीशन में एंथर भी अंदर है, स्टिग्मा भी अंदर है। एंथर से जब पोलन निकलेगा तो वो डायरेक्टली किसके पास जाएगा, स्टिग्मा के पास। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि क्लिस्टोगैमस के अंदर या क्लिस्टोगैमस फ्लावर के अंदर हमेशा ऑटोगैमी होती है। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, क्योंकि इनमें दूसरी जगह से पोलन आकर स्टिग्मा पर पड़ने का कोई अमकान नहीं होता, क्योंकि ये हमेशा बंद रहते हैं, ये खुलेगा नहीं। जब ये खुलेगा नहीं तो कहीं और से पोलन आने के चांसेस यहाँ पर नहीं रहेंगे ना। क्लिस्टोगैमस फूलों में जेरगी लाने वाले एजेंटों की अदम मौजूदगी में बीजों का बनना यकीनी होता है। यानी अदम मौजूदगी मतलब अगर वो वहां पर कोई एजेंट रहे या नहीं रहे, यानी क्लिस्टोगैमस फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन के लिए किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, यानी पोलन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने की भी कोई नीड नहीं है। इसलिए क्लिस्टोगैमस फूलों में जेरगी लाने वाले एजेंटों की अदम मौजूदगी मतलब गैर मौजूदगी में भी बीजों का बनना यकीनी है। वहां पर सीड डेवलप होंगे, उन सीड से आगे पौधे बनेंगे, फिर पौधों से फ्लावर आएंगे, फिर वो फ्लावर के अंदर ऑटोगैमी होंगी, फिर ऑटोगैमी की वजह से अगेन ऑटोगैमी होंगी, फिर ऑटोगैमी की वजह से वापस से बीज बनेंगे, फिर वो बीज से पौधे। तो क्लिस्टोगैमस के अंदर खास बात याद रखना है आपने, क्या याद रखना है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर हमेशा ऑटोगैमी शो करते हैं, उनके अंदर हमेशा ऑटोगैमी वाला पॉलिनेशन का अमल होता है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कभी भी क्लिस्टोगैमस फ्लावर के लिए किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं रहती। कोई भी पोलन को लाने के लिए, पोलन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं होती। नाउ बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन इन्होंने किया है एनसीईआरटी ने कि आप क्या सोचते हैं कि पौधे के क्लिस्टोगैमी फायदेमंद है या गैर फायदेमंद है और क्यों। तो यहाँ पर एक बात याद रखिए
कि फायदेमंद है या गैर फायदेमंद है। एक तो चीज है कि ये इनके पास दो चीजें हैं। ये तो फायदेमंद है, फायदेमंद इसलिए है क्योंकि कभी भी इनके अंदर जो जीन है वो एक्सचेंज नहीं होगा। जीन एक्सचेंज नहीं होगा तो उनकी जो क्वालिटी है वो कभी चेंज नहीं होगी। और प्रॉब्लम ये है कि अगर उनके अंदर कोई जीन अगर चेंज नहीं होगा तो उनके अंदर कोई कैरेक्टर चेंज नहीं होगा, तो वो इन्वायरमेंट के चेंज के अकॉर्डिंग वो अपने आप को सस्टेन नहीं करेंगे। अगर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो वो अपने आप को उसके काबिल नहीं बना सकेंगे और हो सकता है कि वो इस दुनिया से खत्म हो जाए। इसलिए क्लिस्टोगैमी के अंदर ऑटोगैमी का ये जो अमल है ये गैर फायदेमंद है। ठीक है, तो इसको याद रखना कि हमेशा सेम जीन इंटरैक्शन होने की वजह से प्रॉब्लम होती है। हमेशा सेम जीन इंटरैक्शन की वजह से क्या होता है कि इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होती, आपके अंदर कोई वेरिएशन नहीं आता, आपके अंदर कोई फर्क नहीं आता। जैसा कि आप अगर हमेशा एक ही बुक पढ़ते रहेंगे तो आपको कोई नॉलेज नहीं मिलेगा, आपको कोई नया इल्म नहीं मिलेगा। अगर आपको कुछ नया सीखना है तो आपको कुछ नया पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको कुछ नया काम करना है तो आपको आपकी डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी है फ्लावर के अंदर कि ऑटोगैमी इन फ्लावर के लिए गैर फायदेमंद है और आगे चल के हो सकता है कि ये इन्वायरमेंट के अंदर अच्छे से सस्टेन ना करें और इस दुनिया से क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ये चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? आयशा? सर आपने एग्जाम्पल नहीं बताई ऑटोगैमी जी, और जो ऑटोगैमी और जो गिटोनोगैमी और ज़ैनोगैमी होगा किस प्लांट में होगा, उनके नाम नहीं पता। अच्छी बात है, ठीक है, चलेगा। मैं पहले ऑटोगैमी बता देता हूँ, फिर हम जिटेनो देखेंगे, फिर जीनो देखेंगे, और बाद में मैं क्या करता हूँ, एक टेबल ऐड करता हूँ। मैंने अभी ऐड नहीं किया, फिर भी मैं उसमें एक टेबल ऐड कर देता हूँ ताकि आपको वो याद रखने में आसानी हो। ठीक है, उनको बाद में आपको याद रखने में आसानी हो इसलिए मैं एक टेबल बना दूंगा। वैसे आप लिख सकते हैं कि ऑटोगैमी कौन से फ्लावर में होता है, तो वायला में होता है, ऑक्सैलिस में होता है, कोमेलिना में होता है। ये फ्लावर के अंदर क्या होती है, ऑटोगैमी। ये इसके एग्जाम्पल्स है। सर जो नाउ मेज का प्लांट जी, सर जो मेज का प्लांट रहेगा तो उसके अंदर। बेस का जो वीट का प्लांट होता है अपना, जी सर। हाँ वहां पर तो भी वो उसके अभी अंदर आगे के जिटेनो में या जीनोगैमी में वो फ्लावर का नाम आने वाला है। ठीक है, तो उसमें हम वहां पर डिस्कस करेंगे उसको कि वहां पर वीट में या क्या बोलेंगे हम, गेहूं के फ्लावर में क्या, मेज के फ्लावर में क्या होता है। और किसी को कोई डाउट? नहीं सर। ओके, बढ़ू आगे फिर मैं। यस सर। नाउ जिटेनोगैमी, दूसरा अमल होता है जिसको कहा जाता है जिटेनोगामी। जिटेनोगामी में क्या होता है, जिटेनोगामी में ये होता है कि एक ही पौधे पर एंथर से पोलन ग्रेन्स की एक दूसरे फूल के स्टिग्मा तक मुंतकिली। यानी ये एक ही पौधा है, ये एक ही प्लांट है, इस पर एक फूल यहाँ पर है, इस पर एक फूल यहाँ पर है, इसके पास एक एंथर है और एक स्टिग्मा है, इसके पास एक एंथर है और एक स्टिग्मा है। अब हो क्या रहा है कि इस फ्लावर से पोलन निकला और ये पोलन निकल के इसके स्टिग्मा पर चला गया। तो जब इस तरह का अमल होता है कि एक ही पौधे के फ्लावर, तो एक फ्लावर का एंथर और दूसरे फ्लावर का स्टिग्मा, तब इस अमल को कहा जाता है जिटैनोगैमी। इस फ्लावर को क्या कहा जाता है, जिटैनोगैमी। हालांकि अमली तौर पर जिटैनोगैमी ये जेरगी यानी पार जेरगी का मतलब क्या होता है, पार जेरगी मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। ये कौन सा अमल है, क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें एक जेरगी लाने वाले एजेंट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज जिसको याद रखना है कि जिटैनोगैमी में क्या होता है कि दो अलग फूल है, लेकिन ये दोनों भी अलग फूल किसके हैं, एक ही पौधे के, एक ही पौधे के दो अलग फूल है, एक का स्टिग्मा और एक का एंथर। एंथर से पोलन निकलेगा और वो किस दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाके बैठ जाएगा। तब उस वक्त जो अमल होगा, उस वक्त जो जेरगी का अमल होगा उसको कहा जाएगा जिटैनोगैमी।
और ये एक तरह से क्रॉस पॉलिनेशन का अमल भी है। और इस क्रॉस पॉलिनेशन के अमल में लेकिन क्या होता है, एजेंट की जरूरत पड़ती है। तो हवा के जरिए जा सकता है, या किसी कीड़े के जरिए जा सकता है, या पानी के जरिए जा सकता है। मगर मगर जिनसी तौर पर ये ऑटोगैमी से मुमासिल है। अगर आप आम तौर पर देखेंगे इसको, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर ऑटोगैमी क्यों हो रही है, ऑटोगैमी क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पोलन ग्रेन्स एक ही पौधे के होते हैं। पोलन ग्रेन किसके हैं? एक ही पौधे के। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि ये जो ज़ेरगी का अमल है, अगर एजेंट की बेस पे अगर बात करें, एजेंट की बेस पे अगर आप बात करें, तो एजेंट की बेस पे ये क्रॉस पॉलिनेशन है। लेकिन अगर इंटरैक्शन की बात करें, अगर रिप्रोडक्शन की बेसिस पे अगर बात करें, अगर तौलीद की बेसिस पे बात करें, तो उस वक्त ये प्रोसेस ऑटोगैमी की तरह है। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी जो पौधे हैं ये एक ही दोनों भी जो फ्लावर है ये एक ही पौधे के। तो इसका मतलब दोनों के पास जो डीएनए होगा, दोनों के पास जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी वो सेम होगी। दोनों के अंदर अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेम है, तो दोनों के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेम है, उससे जो नया सीड बनेगा उसके अंदर भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेम रहेगी। इसलिए जिनसी तौर पे, रिप्रोडक्शन के तौर पे ये जो अमल है ये ऑटोगैमी की तरह है। तो यहाँ बहुत अच्छे से याद रखना कि गिटेनोगैमी में होता ये है कि दो अलग फ्लावर है लेकिन एक ही पौधे के। और इस अमल को क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं, बट बेस्ड ऑन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हो रहा है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन अगर तौलीद के अमल की बात आएंगे, तब हम ये कहेंगे कि ये ऑटोगैमी की तरह है। क्यों? क्योंकि इन दोनों फ्लावर से, चाहे वो पोलन एक ही दूसरे फ्लावर का हो और स्टिग्मा दूसरे फ्लावर का हो, लेकिन उनके अंदर जो डीएनए है, उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन है डीएनए की, वो सेम है, वो एक जैसी है। इसलिए क्योंकि वो एक ही पौधे के दो फ्लावर है। ठीक है ना? दूसरा अमल, तीसरा अमल है जिसको कहा जाता है जीनोगैमी। तीसरा अमल क्या है? उसको कहा जाता है जीनोगैमी। अब जीनोगैमी में होता क्या है कि ये एक मुख्तलिफ पौधे के स्टिग्मा, यानी एक पौधे का स्टिग्मा और दूसरे पौधे का क्या होगा? एंथर से पोलन ग्रेन्स की मुंतकिली का अमल है। जीनोगैमी में क्या होता है? जीनोगैमी में ये होगा कि फॉर एग्जांपल कंसीडर करिए कि ये एक पौधा है और ये दूसरा पौधा है। इस पौधे के फॉर एग्जांपल इस पौधे का जो फूल है, इस फूल के ऊपर स्टिग्मा है और इस फूल के ऊपर पिस्टिल है। इसके ऊपर एंथर है और इसके ऊपर स्टिग्मा है। तो यहाँ से पोलन निकला और यहाँ पर आया, बट ये जो पौधा है ये अलग है और ये पौधा अलग है। तो दो अलग पौधों के एंथर और स्टिग्मा, पोलन और स्टिग्मा के बीच में जब इंटरैक्शन होगा, जब पॉलिनेशन का अमल होगा, तो उसको कहा जाएगा जीनोगैमी। उस अमल को क्या कहा जाएगा? जीनोगैमी। और ये वाहिद किस्म की ज़ेरगी है, और ये वाहिद किस्म की यानी ये अपने आप में एक लौता है, यूनिक है, जिसमें ज़ेरगी के दौरान जिनसी तौर पर मुख्तलिफ किस्म के पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर लाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप थोड़ा समझिए कि अलग अलग डीएनए की इंफॉर्मेशन, यानी एक फ्लावर के पास से दूसरे फ्लावर पर, एक पौधे के पास से दूसरे पौधे के पास जो पोलन जाएगा, उस पोलन में और उस स्टिग्मा में इंफॉर्मेशन कैसी होंगी? अलग अलग होंगी। इस पौधे का डीएनए का मेकअप, इस पौधे का डीएनए की इंफॉर्मेशन कुछ और होंगी, और जहां से पोलन आया उसका डीएनए का इंफॉर्मेशन अलग होगी। जब ये दोनों भी एक दूसरे से मिलेंगे तो दो अलग डीएनए एक दूसरे से मिलेंगे, और जब दो डीएनए एक दूसरे से मिलेंगे तो कुछ इंफॉर्मेशन उसकी होंगी, कुछ इंफॉर्मेशन ये वाले फ्लावर की होगी। तो और दोनों के मिलने की वजह से एक नया फ्लावर बनेगा, एक नई क्वालिटी आएगी, एक नया कैरेक्टरिस्टिक आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना हमेशा कि 3 तरह के प्रोसेस है: ऑटोगैमी, गिटेनोगैमी, जीनोगैमी। ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी में तकरीबन काफी हद तक सेम क्वालिटीज वाले फ्लावर बनेंगे, काफी हद तक एक जैसे फूल, एक जैसे सीड बनेंगे। लेकिन जब जीनोगैमी होंगे तो उसमें फ्लावर चेंज हो सकता है, फ्लावर की क्वालिटी चेंज हो सकती है, फ्लावर का कलर चेंज हो सकता है, फ्लावर का साइज चेंज हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स तब्दील हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। मैंने यहाँ पर है ना 2 डिफरेंस यहाँ पर ऐड किए, एक ऐड किया है जिटेनोगैमी और एक ऐड किया है जीनोगैमी।
तो ऊपर वाला पॉइंट तो क्लियर है, ऊपर वाला पॉइंट के नीचे वाले पॉइंट को आपको याद रखना है। नीचे वाले पॉइंट में क्या है कि पोलन ग्रेन आर जेनेटिकली सिमिलर, कि यहाँ जो पोलन ग्रेन होंगे वो जेनेटिकली कैसे होंगे, सेम होंगे। इस फ्लावर का पोलन ग्रेन और इस फ्लावर का पोलन ग्रेन, इन दोनों का जो जेनेटिक मटेरियल है या जो डीएनए है इन दोनों का, वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन पोलन ग्रेन आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट। इसका पोलन ग्रेन, इसका डीएनए और इसका पोलन ग्रेन और इसका डीएनए, ये दोनों भी एक दूसरे से कैसे होंगे, बहुत अलग होंगे, बहुत मुख्तलिफ होंगे। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस पे बहुत ज्यादा हम ये लाइन टू लाइन देखते हैं और इसके बाद इसके बैकफुट पे, इसके बैकग्राउंड में क्या बात हो रही है हम उसको नहीं समझ पाते। तो इस बात को आपने याद रखना है कि जब भी जीनोगैमी होंगी उस वक्त जो भी जिनसी पोलन ग्रेन आएगा, पोलन ग्रेन जिनसी तौर पे मुख्तलिफ होता है। जिनसी तौर पे मुख्तलिफ होने का मतलब क्या है, जिनसी तौर पे मुख्तलिफ किस्म के पोलन ग्रेन होने का मतलब है उनका जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट हो सकता है, उनका डीएनए मटेरियल क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर किसी को कोई डाउट, कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? नो सर। ओके नाउ, तो ये एग्जाम में इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं और हम फिर बोलते हैं कि हमारी बुक में तो ये लिखा नहीं था, तो थोड़ा सा आपको इस पे सोचना पड़ेगा, ठीक है। नाउ बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं ज़ेरगी के एजेंट्स। ये जो ज़ेरगी का अमल हो रहा है, हमने कहा कि पॉलिनेशन का अमल होता है और पॉलिनेशन की वजह से फिर हमारे पास सीड बनता है। तो ज़ेरगी की जो एजेंट्स होते हैं, ज़ेरगी के अंदर जो एजेंट्स होते हैं, लास्ट टाइम मैंने ज़ेरगी के एजेंट्स आपको लिखा के दिया था। अगेन अब हम उसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि ज़ेरगी के कौन कौन से एजेंट्स होते हैं। तो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि जो पॉलिनेशन के एजेंट होते हैं, तो कुछ होते हैं अबायोटिक एजेंट्स और कुछ होते हैं बायोटिक एजेंट। अबायोटिक एजेंट मतलब गैर हयातियाती और बायोटिक मतलब हयातियाती। तो अब हम इसको डिटेल में आज देखने वाले हैं। तो पौधे ज़ेरगी के हुसूल के लिए दो कौन से, एक गैर हयातियाती है। गैर हयातियाती मतलब हवा और पानी, गैर हयातियाती मतलब हवा और पानी। तो दो ज़ेरगी के एजेंट्स के साथ यहाँ पर अमल होगा। तो एक हो गया गैर हयातियाती और एक हयातियाती। दो गैर हयातियाती कौन है, एक है हवा, एक है पानी, और हयातियाती कौन है, जानवर। तो इनका एजेंट का क्या होता है, इस्तेमाल होता है पॉलिनेशन में। ज्यादातर पौधे ज़ेरगी के लिए हयाती एजेंटों का इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और एमसीक्यूज में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एमसीक्यूज में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि ज्यादातर पौधों के अंदर पॉलिनेशन का अमल करने वाले एजेंट कौन होते हैं। तो ज्यादातर एजेंट कौन होते हैं, हयातियाती। ज्यादातर एजेंट कौन होते हैं, बायोटिक एजेंट होते हैं, हयातियाती एजेंट होते हैं। और बहुत कम पौधे ऐसे हैं जहां पर गैर हयातियाती एजेंट्स का इस्तेमाल होता है। तो इसको याद रखना कि सबसे ज्यादा पॉलिनेशन का अमल करवाने वाले कौन है, सबसे ज्यादा पॉलिनेशन का अमल करवाने वाले हैं हयातियाती एजेंट या हयाती एजेंट या बायोटिक फैक्टर। हवा और पानी दोनों के जरिए ज़ेरगी में ये महज इत्तेफाक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए कि ये इत्तेफाकन होता है। यानी इत्तेफाकन का मतलब क्या है, हम बोलते हैं कि भाई आप अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई दोस्त घर पर आया तो आपने उसको बुलाया था इसलिए वो आया, लेकिन अगर वो कहीं जा रहा था और अचानक में उसको याद आया कि आप घर पे होंगे, मिलने के लिए आ गया, तो वो अगर अचानक में आ गया तो वो इत्तेफाक होता है। लेकिन अगर आप, तो इसी तरह से एनिमल प्लान वे में काम करते हैं और पानी और हवा ये इत्तेफाकी तौर पे होता है। हवा चल रही थी तो पोलन उड़ के चला गया, पानी बह रहा था तो पानी के साथ वो पोलन बह गया। तो इत्तेफाकी तौर पे यहाँ पर ज़ेरगी का अमल होता है पानी और हवा के जरिए। पोलन ग्रेन इज्तिमा के राब्ते में आ जाते हैं। इन मुतय्यन कैफियत और इनके मुतालिक पोलन ग्रेन के नुकसान की तलाफी करने के लिए फूलों में ज़ेरगी के लिए दस्तयाब ओव्यूल्स की तादाद के मुकाबले पोलन ग्रेन्स की कसीर मिकदार पैदा होती है। ये एक और इम्पोर्टेंट चीज है जिसको याद रखना कि जो मुतय्यन कैफियत रहती है, मुतय्यन कैफियत यानी कुछ चीजें तयशुदा है कि इसी साल में, इसी महीने में
इन्हीं दिनों में अमल ज़ेरगी होना चाहिए। तो कुछ मुतय्यन कैफियत होती है कि टेम्परेचर जब इतना हो जाएगा तो ज़ेरगी का अमल होगा, जब सर्दी के दिन आएंगे तो ज़ेरगी का अमल होगा, जब बारिश के दिन आएंगे तो ज़ेरगी का अमल होगा। इस तरह से क्या होती है, मुतय्यन कैफियत होती है। और इनसे मुतालिक पोलन ग्रेन्स के नुकसान की तलाफी करने के लिए, अब अगर फॉर एग्जाम्पल अचानक में हवा चले गई तो बहुत सारी पोलन चले गई, पानी बहुत जोर के आ गया तो पोलन बहुत ज्यादा पोलन चले गए, तो अब क्या होगा, नुकसान हो गया पोलन का। तो अब इसलिए क्या करना पड़ता है कि इस तरह के नुकसान से बचने के लिए, इस तरह के नुकसान से बचने के लिए बड़ी तादाद में पोलन ग्रेन्स को बना के रखना पड़ता है। तो ये फ्लावर क्या करते हैं, फ्लावर क्या करते हैं कि बड़ी तादाद में ओव्यूल्स और बड़ी तादाद में पोलन ग्रेन बना के रखते हैं। तो पोलन ग्रेन की तादाद हमेशा ओव्यूल्स की तादाद से ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन एंथर से बाहर निकलता है, लेकिन जो स्टिग्मा है उस स्टिग्मा के अंदर क्या होता है, स्टिग्मा के अंदर क्या होते हैं, उस स्टिग्मा के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। तो ओव्यूल्स हवा के जरिए कहीं जाने वाले नहीं है, लेकिन हवा के जरिए, पानी के जरिए कौन जाने वाला है, हवा और पानी के जरिए जाने वाला है पोलन। तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि पोलन ग्रेन्स की तादाद हमेशा ओव्यूल्स की तादाद से ज्यादा होती है। पोलन ग्रेन की तादाद हमेशा ओव्यूल्स की तादाद से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा इत्तेफाकी तौर पे मुतय्यना कैफियत से बढ़कर हवा के जरिए, पानी के जरिए पोलन ग्रेन का नुकसान होने के चांसेस होते हैं। इसलिए फ्लावर हमेशा पोलन ग्रेन की तादाद ज्यादा बना के रखते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ? किसी को यहाँ डाउट है? अगर आपको ये पूछा गया कि क्यों पोलन ग्रेन की तादाद ज्यादा होती है ओव्यूल्स के मुकाबले में, किसी भी फूल के अंदर पोलन ग्रेन की तादाद ज्यादा क्यों होती है और ओव्यूल की तादाद क्यों कम होती है, तो इस सवाल का जवाब क्या है? आयशा, जैनब, सानिया, रौनक। ताकि वो पानी और हवा की वजह से बह जाते हैं, तो ज्यादा मिकदार में हाँ, पानी और हवा के जरिए बहने की वजह से क्या हो जाता है, पोलन ग्रेन का नुकसान हो जाता है। तो उस नुकसान की तलाफी के लिए क्या करना होता है, पोलन ग्रेन ज्यादा से ज्यादा बना के रखना होता है या रखा जाता है। तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि ज़ेरगी के दो एजेंट है, एक एजेंट है हयाती और दूसरा है गैर हयाती। फिर हयाती जो एजेंट है वाइंड और वाटर, हवा और पानी, ये महज इत्तेफाकी तौर पे, एक्सटर्नल तौर पे ये काम करते हैं, कोई प्लान वे में काम नहीं करते, लेकिन इनसे पोलन ग्रेन का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना, और एग्जाम में इस पर ट्रिकी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, नाउ अब हम वन बाय वन एक एक ज़ेरगी के अमल के प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं, ज़ेरगी के एजेंट्स को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है हवा के जरिए ज़ेरगी, कि हवा के जरिए ज़ेरगी कैसा होती है। तो हमने जैसा कहा कि हवा, पानी और जानदार, इनके जरिए क्या होती है, ज़ेरगी का अमल होता है। तो हवा के जरिए जो ज़ेरगी होती है उसमें क्या होता है कि गैर हयाती ज़ेरगियों में हवा के जरिए ज़ेरगी आम है। हवाई ज़ेरगी के लिए ये भी जरूरी है कि पोलन ग्रेन हल्के और गैर चिपचिपे हो। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर हवा के जरिए होना चाहिए तो जो पोलन ग्रेन एंथर से निकलेंगे वो पोलन ग्रेन का वेट बहुत कम होना चाहिए, उनका वजन कम होना चाहिए, ताकि वो हवा में आसानी से तैर सके। दूसरा, वो बहुत चिपचिपे होना चाहिए, क्योंकि चिपचिपे अगर रहेंगे तो वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, और अगर वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे तो वो बहुत दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकते। फिर इनके स्टेमस अक्सर खूब खुले हुए होते हैं ताकि पोलर्स हवा की लहरों में आसानी से फैल जाए। ये देखिए यहाँ पर ये जो डायग्राम बनाई हुई है, इसमें क्या है कि जो भी फ्लावर है, तो इस तरह से देखिए उन्होंने डायग्राम को बड़ा करके बताया हुआ कि किस तरह से यहाँ पर सारे पोलर्स लगे हुए होंगे, और हवा जैसी आएगी तो पोलन हवा के साथ उड़ते चले जाएंगे। और स्टिग्मा बड़े और अक्सर फलों की तरह फैले हुए होते हैं। इनके जो स्टिग्मा होते हैं ये बहुत बड़े बड़े और फलों की तरह होते हैं, ताकि हवा में मौजूद पोलन ग्रेन्स को वो आसानी से क्या कर सके, फांस ले सके। तो यह दो चीजें याद रखना, एक तो स्टेमन और यानी एंथर
ये खुले हुए होते हैं। खुले हुए इसलिए होते हैं क्योंकि स्टमन अगर बहुत खुला हुआ होगा तो एंथर से बहुत आसानी से पोलन निकल जाएंगे और वो पोलन हवा में डिस्पर्स हो जाएंगे। दूसरा, इनके जो स्टिग्मा होते हैं वो भी हवा में फैले हुए होते हैं, परों की तरह ये फैले हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि पोलन हवा में तैर रही है। पोलन अगर हवा में तैर रही है तो उसको ट्रैप करना है, उसको पकड़ना है, तो उसको पकड़ने के लिए वो परों की तरह इस तरह से फैल जाएंगी और जो भी पोलन के साथ उसका स्टिग्मा का इंटरेक्शन होगा वहां पर फिर हमारे जेरगी होंगी और आगे वहां पर पूरा डेवलपमेंट का प्रोसेस होगा, वहां सीड बनेगा, फिर आगे चल के उससे पौधे बनेंगे। हवा से जेरगी लाने वाले फूलों में अक्सर ओवरी में एक वाहिद ओव्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिए, और एक इनफ्लोरेसेंस में बेशुमार फूल यकजा होते हैं। बेसिकली इन फ्लावर्स के अंदर क्या खास बात होती है? इन फ्लावर के अंदर खास बात ये होती है कि ये जो फूल होते हैं, ये जो फूल होते हैं, तो इनमें एक तो चीज ये होती है कि इनमें एक ओव्यूल होता है। ओव्यूल कितने होते हैं इनके अंदर? ओव्यूल एक होता है, एक वाइड ओव्यूल होता है, और एक इनफ्लोरेसेंस में बेशुमार फूल होते हैं। और इनके अंदर दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा? इनके अंदर देखने को मिलेगा इनफ्लोरेसेंस। इनके अंदर क्या देखने को मिलेगा? इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है? इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है कई सारे फूल आपको डेवलपमेंट कंडीशन में देखने को मिलेंगे, कई सारे फूल एक साथ देखने को मिलेंगे। तो इनके अंदर बेसिकली क्या होता है? एक ओव्यूल होता है और एक ओव्यूल से कई सारे फ्लावर डेवलप होते हैं। एक ओव्यूल होता है और उससे आपको क्या देखने को मिलता है? इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस मतलब लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है? फूल के बनने से पहले जो कूपल टाइप में आता है, फूल के बनने से पहले जो छोटी छोटी कूपल टाइप में आती है उसको हम कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। मक्का, मक्का का आपने देखे होंगे। मक्का, मक्का एक मारूफ मिसाल है जिसके अंदर इस तरह से होता है, और इसके बालदार रेशे आप देख सकते हैं। वो बालदार रेशे बेसिक क्या है? स्टिग्मा और स्टाइल के सिवा कुछ नहीं, जो पोलन ग्रेन को फांसने के लिए हवा में लहराते हैं। तो आपने जो मक्का है आप लेकर आते होंगे ना, मक्का, मक्का लाने के बाद आपने उसको ओपन करके देखा होगा। जब आप उसके छिलके निकालते हैं तो उसके अंदर कई सारे रेशेदार आपको धागे की तरह स्ट्रक्चर दिखते हैं। वो धागे की तरह स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या? वो धागे की तरह जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो स्टिग्मा है। धागे की तरह जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? स्टिग्मा है। बच्चों, लास्ट मिनट है, कभी भी हमारा लेक्चर डिसकनेक्ट होता है, अगर ये डिसकनेक्ट हुआ तो हम इसके आगे का कल देखेंगे, ठीक है? तो ये लेक्चर कभी भी डिसकनेक्ट हो सकता है, लेक्चर कभी भी खत्म हो सकता है। तो यहाँ सिंपली याद रखिए कि जो भुट्टा होता है, भुट्टा जिसको हम मक्का बोलते हैं, उस मक्के के अंदर आपको क्या देखने को मिलते हैं? कई सारे रेशे देखने को मिलते हैं, कई सारे धागे की तरह स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। वो जो धागे की तरह स्ट्रक्चर है उनको क्या बुलाया जाता है? स्टिग्मा। क्या बुलाया जाता है उनको? स्टिग्मा। और वो स्टिग्मा और वो स्टाइल क्या करते हैं? जो भी पोलन है उनको ट्रैप करते हैं, उनको पकड़ते हैं। घासों में हवा के जरिए जेरगी, खास तौर पे जो घास होती है, हमारी घास फूस होती है, उनमें भी क्या होता है? हवा के जरिए जेरगी का अमल खास तौर पे होता है। तो इंशाल्लाह इसके आगे का लेक्चर हम कल देखेंगे। जो भी इससे रिलेटेड टॉपिक है हम लोग उसको कल देखेंगे।